channel. I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are chemical properties of 15th group elements. Let's start. Now, reaction with hydrogen. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं टू फॉर्म हाइड्राइड. कौन से हाइड्राइड? ट्राई हाइड्राइड. जैसे कि एलिमेंट ले लिया मैंने ई. कौन से 15th ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? कौन कौन से एलिमेंट है भाई? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. ठीक है, इनको मैं ई ले लेती हूँ. ठीक है, ई एलिमेंट्स, क्योंकि एम नहीं ले रहे हम, कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है, मेटल भी है, तो एलिमेंट ले लिया मैंने ई. और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो EH2 सॉरी EH3 H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो EH3 टाइप के ट्राई हाइड्राइड बन जाते हैं. ठीक है, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन. 2 एलिमेंट्स, 2 यहाँ पे आ गया 3, तो ये रिएक्शन होगी ट्राई हाइड्राइड. तो ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं. N2 जब रिएक्शन करता है 3H2 के साथ क्या बन जाएगा? NH3, 2NH3. अमोनिया, क्या बोलते हैं इसको भी? अमोनिया. ऐसे ही फॉस्फोरस जो है वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? फॉस्फीन, PH3. बैलेंस कर लो. ठीक है, तो 3H2 यहाँ पे आ गया आपका 2 और यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया 2. ये बन गया फॉस्फीन. ठीक है, ऐसे ही आर्सेनिक के साथ आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड बना देता है, और एंटीमनी के साथ, और ऐसे ही बिस्मिथ के साथ, सबके साथ ये क्या बनते हैं? ट्राईहाइड्राइड बन जाते हैं. स्टीबीन बोलते हैं इसको, बिस्मिथीन बोलते हैं. ठीक है, आर्सेनेज बोलते हैं. तो वैसे आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड बोल सकते हो, एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड बोल सकते हो आप सिंपल फॉर्म में. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि अमोनिया है NH3, तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है अगर वैसे बोले तो हम इसका केमिकल नाम. वैसे इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? अमोनिया. क्लियर? तो ये बनाते हैं ट्राईहाइड. ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये ट्राईहाइड्राइड बने थे NH3, PH3, ASH3, एंटीमनी वाला और बिस्मिथ ट्राईहाइड्राइड. ठीक है, अब अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं. अलोंग द ग्रुप एलिमेंट्स आगे, ट्राईहाइड्राइड आगे. अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है भाई? साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन सबके पास है और इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉस्फेन. फिर उसके बाद ये इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर अमोनिया का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड. ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अमोनिया का फॉस्फेन से भी ज्यादा होता है. इसका रीजन क्या है कि जो NH3 अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन भी है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. बताया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में भी पहले कि कौन से एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? तो ये नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो इस बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, तो इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम क्या, जो मॉलिक्यूल है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या होता है? सेपरेट करना होता है. सॉलिड होगी तो उसमें क्लोजली पैक्ड होंगे. ठीक है, लिक्विड है उसमें थोड़े दूर दूर होंगे और गैसेस स्टेट में और ज्यादा दूर होते हैं. तो अब मुझे मेल्ट करना है उसे, तो इसको मेरे को दूर करना है, तो यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको वीक करना है. तो यहाँ पर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन आ जाती है. कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा.
तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अमोनिया का ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अब देखते हैं, जैसे कि अमोनिया NH3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इस तरह से इसके टेट्राहेड्रल आपके स्ट्रक्चर हो जाएगा, जियोमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की बात करें, तो हम एंगुलर शेप होती है इस तरह से, ठीक है। ये 3 फिंगर्स है इस तरह से। तो ये नाइट्रोजन हो गया, ऊपर आ गया आपका लोन पेयर और ये क्या आ गया आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या बोला था मैंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी वजह से क्या जियोमेट्री बोलते हैं, पहले जियोमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल, ये बोला। उसके बाद हम बात करते हैं शेप की। अब देखो जियोमेट्री में तो क्या होगा, सब चीजें, लोन पेयर भी इन्वॉल्व होंगे और बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन में आती है, ठीक है। शेप में ओनली जो बॉन्डिंग पेयर है वही हम देखते हैं, तो लोन पेयर नहीं देखेंगे, तो सिर्फ बॉन्डिंग पेयर देखेंगे तो ये आपके आगे इस तरह से एंगुलर शेप, ठीक है। तो ये बात होगी क्लियर। अब देखो इनका ये बीच में क्या आ गया, ये आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है। दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है दैट इज बॉन्ड एंगल। अब ऐसे ही फॉस्फीन का बना लेते हैं PS3, ऐसे ही आर्सेनिक का, ठीक है। ऐसे ही आर्सेनिक वाला, ये बॉन्ड एंगल। अब इनका कंपैरिजन करना जाता है कि इनमें से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है। तो देखो अमोनिया जो है उसमें बॉन्ड एंगल 107.6 डिग्री ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इससे फॉस्फेट में जाते हैं तो आपका आ जाता है 93.8, ठीक है। आर्सेनिक में जाएंगे तो आपका आ जाएगा 91.6, एंटीमनी में चले जाएंगे तो 91.3 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही बिस्मिथ वाले हाइड्राइड में देखते हैं तो हमारा आता है 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल जो आप देख रहे हो वेराइज कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। वो किस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पर ये मैंने बता दिया था आपको बॉन्ड एंगल। अब आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है एक बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपके बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, स्मॉल साइज का है, इसको इमेजिन करना, ये स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज का मतलब ये हो गया, ऊपर से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ होंगे, नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये नाइट्रोजन की तरफ होंगे इस तरह से। तो इस वजह से अब क्या आ गए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पास में आ गए। तो आपको पता है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, तो इस वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज वैसे भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह से रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड क्या है, थोड़ा दूर चला जाएगा इस तरह से। इस वजह से ये एंगल क्या है, 107.6 डिग्री होता है, क्लियर। अब अगर हम फॉस्फेन वाले केस में आते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन से। तो साइज बड़ा होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़े दूर लगेंगे इस तरह से। ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फास्फोरस की क्या होती है, कम होती है, तो इतने ज्यादा अट्रैक्ट ये नहीं करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। दोनों रीजन होंगे। एक तो देखो आपको ऐसे एक कोई चीज बड़ी है, ठीक है, और इस पे हमने दो चीजें इस तरह से लगाई तो वो थोड़ी सी दूर होगी। दो चीजों को सेपरेट करना है एक बड़ी चीज से। कैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज है बड़ी है, अब यहाँ पर और यहाँ पर होगी तो वो चीज क्या होगी, दूर होंगी ना, ऐसे और ऐसे। अगर इसी चीज को मैं छोटा कर दूं, अब ये मान लिया मैंने, तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्लियर हो। तो वही बात है, जैसे जैसे इनका सेंट्रल जो एलिमेंट है उसका साइज बड़ा होता जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे भी बॉन्ड जो है वो दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, ठीक है। दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरा ऊपर से ये है कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है
जितनी की नाइट्रोजन की थी। नाइट्रोजन की ज्यादा थी तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो लेकिन इसमें थोड़े से दूर होते हैं इस एलिमेंट से, ठीक है। तो इस वजह से इतना रिपल्शन नहीं हो पाता, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही आर्सेनिक में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि इनका जो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या है, डिक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप। क्लियर हो गया। नाउ ये इसकी मेल्टिंग जो हाइड्राइड है, ट्राई हाइड्राइड है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, ठीक है। इसके बॉन्ड एंगल देख लिया। अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी। ट्राई हाइड्राइड की मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, कौन से ट्राई हाइड्राइड, जैसे कि अमोनिया NH3, इसको बार बार में नहीं मिटाएंगे आपकी बात, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ ट्राइहाइड्राइड। अब देखो स्टेबिलिटी, स्टेबल होना कोई चीज, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये देखो नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज का है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास। अब छोटे से एलिमेंट ने 3 हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अकोमोडेट कर रखा है। क्या कर रखा है, अकोमोडेट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर फॉस्फोरस है, थोड़ा सा बड़ा साइज आ गया, आर्सेनिक उससे बड़ा साइज आ गया, एंटीमनी उससे बड़ा और बिस्मिथ उससे बड़ा, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन आपको पता है स्मॉल इन साइज होता है, अब नाइट्रोजन भी स्मॉल साइज है, 3 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है और ये भी छोटा है, इनको अकोमोडेट कर रखा है एक साथ, मतलब अट्रैक्शन भी हो रही है। क्योंकि एक जो सेंट्रल एटम है, मेन बात तो ये होती है कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल बोलूं, सेंट्रल जो एलिमेंट होता है उसके साथ जो भी बॉन्डिंग बना रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं या उसको होल्ड कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा आपको पता है उतनी ही बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऐसी ही बात है। तो यहाँ पर छोटा साइज होने की वजह से इनकी ये बॉन्डिंग भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, अब अगर हम बात कर ले बिस्मिथ की बात करो सिर्फ डायरेक्ट, तो बिस्मिथ बहुत बड़ा साइज हो गया, 3 हाइड्रोजन है छोटे छोटे, ठीक है। तो इनके बीच में ये सेंट्रल, इसका ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके प्रोटॉन है, यहाँ कहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन है, कितनी दूर चले गए, तो वो क्या है, उसमें अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंट्रैक्शन ज्यादा नहीं है आपको, तो इससे क्या है, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक होने की वजह से तो ये क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो NH3 अमोनिया जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी और बिस्मिथ के हाइड्राइड, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा इनकी स्टेबिलिटी का। क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटा साइज है और ये भी छोटे है एटम है, इनको आराम से होल्ड कर सकता है, अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है और बाहर के इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। लेकिन जैसे जैसे हम साइज बड़ा होता जाता है, जैसे कि हमारा बिस्मिथ का बहुत बड़ा साइज हो जाता है, तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उनकी इंटरेक्शन क्या होगी, कम होगी इंटरेक्शन, तो वो क्या होगी, बॉन्डिंग वीक होगी। वीक बॉन्डिंग का मतलब वो स्टेबल कम होगी, ठीक है। तो ये था आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नाउ सोलिबिलिटी, इससे मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। सोलिबिलिटी, जैसे कि आप जानते हो कि NH3 अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाटर के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर में इसको सोल्यूबल करना है, तो क्या ये सोल्यूबल हो जाएगा। वाटर में कोई भी एलिमेंट सोल्यूबल करने के लिए पहली बात तो ये है कि वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NH3 और यहाँ है वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों वो क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों के पास यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसके नाइट्रोजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, इसके हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो क्या है, बहुत सारी ये अदर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये अदर के साथ, ये नाइट्रोजन और किसी के साथ क्या बना देगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इससे बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब कि अमोनिया जो है वाटर में सोल्यूबल है, बॉन्डिंग बना ली, उसके चारों तरफ वाटर क्या है,
आ जाता है। कोई भी चीज सोल्यूबल होती है, कैसे कैसे होती है, देखो ये मान लो कोई एलिमेंट है, इसको अगर हमने सोल्यूबल करना है तो क्या होता है कि एक्चुअल में वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो वो हमें वाटर वाटर दिखाई देता है, वो मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देता, इसका मतलब वो सोल्यूबल हो गया। ये थोड़ी है कि वो जो हमने डाला है कंपाउंड वो गायब हो गया, कहीं पे घुल गया या डिसोशिएट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ज्यादा। तो जैसे कि हमने शुगर डाली, हमें थोड़ी देर में हिलाएंगे और फिर वो क्या है, डिसअपियर हो जाएगी, हमें दिखाई नहीं देती है शुगर, है ना। तो क्यों नहीं दिखाई देती है भाई, कहाँ चली गई वो शुगर? तो एक्चुअल में क्या होता है, जो शुगर के मॉलिक्यूल है उनको चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो हमें वाटर वाटर दिखाई देता है, शुगर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इस वजह से यही होती है सोल्युबिलिटी। तो जितना मतलब यहाँ पर हम अमोनिया तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, तो ये होगी सोल्युबिलिटी। लेकिन जैसे ही फॉस्फेट PH3 में जाएंगे, आर्सेनिक में जाएंगे, तो ये जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, फिर इनका साइज भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी में सिर्फ अमोनिया ही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी रिड्यूसिंग नेचर, अब अलोंग द ग्रुप अगर हम देखें NH3, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर मतलब टू लिबरेट हाइड्रोजन, टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब कौन इजीली हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है? ऑब्वियस ही बात है, अभी आपने देख ही लिया कि अमोनिया तो ज्यादा स्टेबल है, तो इनका मतलब इनकी बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन लिबरेट करना क्या है, मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता है इनकी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे कि बिस्मिथ और हाइड्रोजन की हम ये बॉन्डिंग देखें, ये क्या है, वीक होती है, वीक होगी तो जल्दी से टूट जाएगी, ठीक है। तो इजीली क्या है, लिबरेट कर सकता है हाइड्रोजन को, ठीक है। लेकिन अमोनिया जो है इसमें N और H ये बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से क्या है, ये लिबरेट करने के चांस क्या है, कम है। तो अलोंग द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि रिड्यूसिंग करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये होगा इसका रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है बेसिक नेचर। इनका बेसिक नेचर क्या रहेगा, जैसे कि एलिमेंट EH3 की बात कर रहे हैं हम, ये H पॉजिटिव को लेके EH4 पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। ये होगी बेसिक, मतलब H पॉजिटिव उसने गेन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। H पॉजिटिव गेन करेगा तो EH पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो इस तरह का आपका एक कंपाउंड बना देगा। जैसे कि नाइट्रोजन है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन बनाता है ना, देखा होगा आपने मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब आप खुद सोचो कि क्या रहेगा इनका बेसिक नेचर, कि कौन इजीली NH4 पॉजिटिव आयंस बना सकता है, EH4 पॉजिटिव बना सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन या बिस्मिथ। सोचो, देखो अब वही बात आ गई स्टेबिलिटी वाली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्मॉल साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये तो आपका क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यानी कि अट्रैक्शन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी से बना लेगा। लेकिन बिस्मिथ जो है बहुत बड़ा साइज हो गया, तो जो अलग हाइड्रोजन आएगा उसके साथ उनकी जो बॉन्डिंग बनेगी वो वीक बनेगी, क्योंकि उनके न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो गैप ज्यादा है, इंट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यही इंट्रैक्शन करने का मतलब है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि ये बिस्मिथ और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है, तो वीक बॉन्ड क्यों बनाएगा कोई भी, तो ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा, बिस्मिथ H पॉजिटिव को कम अट्रैक्ट करेगा। लेकिन और नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने की वजह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसकी वजह से NH4 पॉजिटिव बनने के चांस ज्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पर बेसिक नेचर अगर हम देखें तो क्या ट्रेंड हो गया अभी, NH4 पॉजिटिव अमोनिया जो है मोर बेसिक आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये ट्रेंड रहेगा बेसिक नेचर का।
ओके, तो ये थे हमारे इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्राईहाइड्राइड्स की। रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके ट्राईहाइड्स बनाते हैं और पेंटाहाइड्स बनाते हैं। E+X2 के साथ EX3 टाइप से बनाता है और EX5, ठीक है, ट्राईहाइड्स और पेंटाहाइड्स। जैसे कि नाइट्रोजन है NF3 NCl3 इस तरह से बनाएगा, ऐसे ही PCl3 PF3, ठीक है। और पेंटाहाइड में अगर हम बात करें तो PCl5 हो गया, जैसे PbR5 हो गया, इस टाइप से पेंटाहाइड्स, ये ट्राईहाइड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है ट्राईहाइड्स तो बनाता है लेकिन पेंटाहाइड्स नहीं बनाता है। नाइट्रोजन NX5 टाइप्स के नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है भाई, इसका रीजन देखो, जब अगर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या होती है भाई, नाइट्रोजन की 2s2 और 2p3 ये होती है, यानी सेकंड सेल है। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये हो गया 2p3, ठीक है, ये 2s और 2p। अब यहां पर देखो आपके पास 3 नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 बॉन्ड बना सकता है, और एक ये लोन पेयर है, इससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या इसको दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसके से एक्स्ट्रा वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की ऐसे लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फास्फोरस की भी, 3s2 3p3, ठीक है, 3s2 3p3, ये बना दिया, ये 3s। लेकिन आपको पता है कि जो थर्ड सेल होती है इसमें 3d भी होता है, और d के जो ये 5 ऑर्बिटल से ही क्या है, एम्प्टी, खाली है। अब ये क्या करेगा, यहां से एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहां पर एक्साइट कर देगा। अब देखो कितने 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि वो 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से ही आर्सेनिक के बाद वाले एंटीमनी बिस्मथ ये भी आपके 5 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनमें डी सेल होती है, एम्प्टी डी सेल होती है, तो उसमें वो अपने क्या है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और कोवलेंसी को इंक्रीज कर लेता है। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है कि सेकंड सेल होती है, सेकंड में डी नहीं आता है, तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स खाली है नहीं जो उसको अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज कर पाए, ठीक है। इसलिए ये नाइट्रोजन ट्राईहाइलाइड बनाते हैं, वेयरएज अदर एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाहाइलाइड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड्स, व्हाई, ठीक है, आप नोट कर लेना इसको। अब एक और बात आती है, जैसे जैसे आप आगे देखोगे कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ पेंटाहाइलाइड बना लेंगे, ठीक है, जैसे कि AsBF5 BiF5। लेकिन जब जैसे जैसे अगर मैं BiIF5 की बात करूं, यानी कि आयोडीन के साथ ये पेंटाहाइलाइड्स नहीं बनाता है, पेंटा आयोडाइड नहीं बनाता है। किस वजह से भाई, क्यों नहीं बनाएगा, एंटीमनी भी नहीं बनाता है और बिस्मथ भी नहीं बनाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने ये किया था कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो एंटीमनी और बिस्मथ है वो क्या है, ट्राईकोवलेंसी जो है उनकी ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू पेंटा, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तो ये 5 कोवलेंसी होती है, 5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनाते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई थिंक आपको वो याद होगा, रिमेम्बर, नहीं तो आप क्या है उसमें प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि बिस्मथ जो है I5 नहीं बनाएगा, ऐसे ही एंटीमनी भी नहीं बना सकता है, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हो गया। और दूसरा एक बात यहाँ पर आपने, हाँ, नाइट्रोजन की तो हो ही गई थी, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड तो बनाता ही नहीं है, लेकिन अगर हम NI3 की बात करें तो भी ये बहुत कम स्टेबल है, इसके साथ अमोनिया वगैरह आ जाते हैं NH3, तो ये क्यों नहीं बना पाता है इतना बड़ा NBR। अब इसका क्या रीजन है, जैसे कि नाइट्रोजन जो है, अगर हम NF3 की बात करें, NCl3 की बात करें और
Br3 की और Ni3 की, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये नहीं स्टेबल है, क्यों नहीं है भाई, क्या रीजन है इनका? क्योंकि देखो नाइट्रोजन छोटा है और देखो फ्लोरीन तो चलो छोटा ही है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्रोमीन, आयोडीन का साइज क्या हो जाता है, बड़ा। अब ये इतना छोटा सा है, ये इतने बड़े हैं, तो इसके जो है 3 आयोडीन को कैसे वो अकोमोडेट कर पाएगा, इतना छोटा सा, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल होते हैं। तो यही है, बॉन्डिंग अच्छी होने के लिए दोनों बराबर के होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, ठीक है, बराबरी होगी जब ये अच्छी तरह से निभ पाएगी, है ना, वही बात है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स में बराबरी होगी, कॉम्पिटिशन मतलब सही रहेगा उनका, ठीक है। तो छोटा अगर यहाँ पर बड़ा है, वो छोटे को फिर भी मतलब ज्यादा उसमें भी नहीं, जैसे हमने बिस्मिथ में गया ना, तो बिस्मिथ बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो गया और वो छोटे को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ये हमने देखा। अब ये नाइट्रोजन है, ये बड़े को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है ना, छोटा बड़ा, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो वो जैसे एक इतना बड़ा एक छोटा है तो वो अकोमोडेट कर पाते हैं, उनमें निक पाते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया भी रिएक्शन विद हेलोजेंस, ट्राई हेलाइड बनाएंगे और पेंटा हेलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन आ जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।